हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। सभी का नालंदा आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग उत्तराखंड जीएस की सीरीज में हमने इतिहास की शुरुआत करी है और इतिहास में भी सबसे महत्वपूर्ण वंश चंद वंश से मैंने शुरू किया है। उसके बाद में जो भी प्राचीन इतिहास की बातें हैं वो हम अगले लेक्चरों में कर लेंगे, लेकिन पहले मेन चंद वंश, परमार वंश और गोरखा शासन और ब्रिटिश राज, उस पर हमें चर्चा करनी है। अभी तक चंदवंश से संबंधित 2 क्लास आप लोगों के सामने मैं दे चुका हूं और आज ये तीसरी क्लास है। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे चर्चा करी थी रुद्रचंद्र के बारे में, जो कि 45वां शासक था और इसी के बारे में हमने लास्ट चर्चा करी थी। और मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या क्या रुद्रचंद्र के समय पर चीजें हुई थी, और रुद्रचंद्र के द्वारा काफी सारी पुस्तकें भी थी जो लिखी गई थी, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है। जो अगर आप लोगों ने इससे पिछली वाली क्लासें नहीं करी हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के वो क्लास कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे इस क्लास को नालंदा एजुकेशन की ऐप पर देख रहे हैं तो उनको पीडीएफ जो है वो नीचे मिल जाएगी। ठीक है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, ज्यादा सोचने का समय नहीं है, पढ़ने का समय है। और जो पैटर्न है पढ़ाने का वो वही रहेगा। पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा होता क्या है कि रुद्रचंद के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। रुद्रचंद के बाद में क्या होता है, देखिए रुद्रचंद के 2 पुत्र थे। एक रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था जो कि जन्मजात अंधा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि उसका नाम था शक्ति गोसाई यानी शक्ति सिंह, जो कि जन्मजात अंधा था, जिसके कारण से उसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। रुद्रचंद का एक पुत्र और था जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। और हुआ यह कि रुद्रचंद के बाद में जो गद्दी पर बैठा वो बैठा था लक्ष्मीचंद। तो ठीक है, तो हमें बात जो करनी है वो लक्ष्मीचंद के बारे में करनी है। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कल वाली क्लास में कि अकबरनामा जो है वो उसके राइटर कौन है। तो मतलब कई 3-4 बच्चों ने उसका जवाब दिया था, जिन्होंने दिया था वो सही दिया था। ठीक है, तो हम बातें करते हैं लक्ष्मीचंद के बारे में। तो देखिएगा लक्ष्मीचंद जो है वो रुद्रचंद के बाद में गद्दी पर बैठा। हालांकि बैठना तो शक्ति गोसाई को था, लेकिन वो इसलिए नहीं बैठा था क्योंकि वो जन्मजात अंधा था। तो हुआ क्या कि गद्दी पर बैठा लक्ष्मीचंद, और लक्ष्मीचंद के समय पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और वो थी गढ़वाल के साथ लड़ाई। बेसिकली आपको पता है कि चंद और पवार वंश के शासकों के बीच लड़ाई की शुरुआत हो गई थी कीर्ति चंद के समय से ही, और ये लड़ाई फिर आगे चलती रही। बेसिकली हुआ क्या था कि जब शासक लक्ष्मीचंद बना उस समय पर गढ़वाल का शासक था मानसाहा, और मानसाहा और लक्ष्मीचंद के बीच में 7-8 वर्षों तक लगातार लड़ाई चलती रही। और कहते हैं कि जो शुरुआत लड़ाई थी उनमें लक्ष्मीचंद पराजित हुआ। और कहते हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ, खास करके 7वीं लड़ाई में, कि लक्ष्मीचंद को जो है वो एक टोकरी में, रिंगाल की बनी टोकरी में भागना पड़ा था। और इसलिए लक्ष्मीचंद को कुमाऊं का लखुली बिराली, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि एक डरपोक शासक जो है वो कहा जाता है, क्योंकि छिप करके इसको जो है वो भागना पड़ा था। और जिस महल से इसने लक्ष्मीचंद ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, शुरुआती 7 लड़ाई ये हारा ही था और बाद में 8वीं लड़ाई में इसको सफलता मिल गई थी, जीत मिल गई थी। लेकिन जो इसने लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई ये जिस किले से लड़ी थी उसका नाम था सियाल बुंगा का किला। ध्यान रखिएगा, सियाल बुंगा के किले से लक्ष्मीचंद ने लड़ाई लड़ी थी, और इस कारण से सियाल बुंगे के किले को क्या कहा जाता है, गीदड़ का किला या गीदड़ का महल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि गीदड़ का महल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सियाल बुंगा के किले को, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लखुली विराली, लखुली बिराली भी कहा जाता है। लखुली बिराली का मतलब हो गया कि एक डरपोक बिल्ली, एक डरपोक शासक। और इसका रीजन ये है कहने का, मैंने आपको बताया कि ये जो है वो छिप करके भागा था। जो गढ़वाल यानी पवार वंश के शासकों से लड़ाई हुई थी मानसाहा से, तो उसमें 7वीं लड़ाई में ये छिप करके भागा था। 8वीं लड़ाई में सफलता मिली, और 8वीं लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी थी। 8वीं लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी, उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि 8वीं लड़ाई में जो लक्ष्मीचंद का सेनापति था जिसका नाम था गेंदा सिंह, और जो पवार वंश के शासक मानसाहा का सेनापति था उसका नाम था खतड़ सिंह। तो कहते हैं लड़ाई हुई थी, और इसमें जो गढ़वाल शासक का सेनापति था जिसका नाम खतड़ सिंह था वो मारा गया था। और ध्यान रखिएगा, इसी उपलक्ष्य में, उसके मरने के उपलक्ष्य में चंद शासकों द्वारा जो है वो एक खतड़ोबा त्योहार की शुरुआत की गई। तो खतड़ोबा त्योहार की शुरुआत ही इसलिए की गई, रीजन क्या था, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी, 8वां युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है वो गढ़वाल का सेनापति खतड़ सिंह जो है वो मारा गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। खतड़ सिंह की हार के नारे दिए गए, और जो है वो खतड़ोबा त्योहार जो है वो आपका मनाया गया। खैर अभी भी जो है वो उत्तराखंड में खतड़ोबा त्योहार मनाया जाता है। आप बताइएगा कि ये खतड़ोबा त्योहार बेसिकली किससे संबंधित है और इसे क्यों मनाते हैं, ये आप जो है वो मैसेज में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें एटलीस्ट आपको ध्यान रखनी है लक्ष्मीचंद के बारे में। बाकी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अगली बात करते हैं लक्ष्मी चंद के बारे में। देखिएगा, लक्ष्मी चंद बेसिकली जो है, इसने जहांगीर का समय काल देखा। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में जिक्र किया है लक्ष्मी चंद का, और उसने बताया कि जो लक्ष्मी चंद के पिता थे रुद्रचंद, जिस प्रकार से उन्होंने अकबर से जाकर के भेंट की थी मुगल साम्राज्य में, यानी मुगल दरबार में, वैसे ही भेंट की थी लक्ष्मी चंद ने जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो इसका लक्ष्मी चंद का जिक्र मिलता है। और ये जो तुजु के जहांगीरी है, आत्मकथा जहांगीर की, इसमें जो है वो काफी तारीफ भी की गई है लक्ष्मी चंद को। लक्ष्मी चंद को एक अच्छा शासक, एक धनी शासक भी बताया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहते हैं कि लक्ष्मी चंद जहांगीर के लिए अनेक पहाड़ी तोहफे भी ले गया था, जैसे घोड़े, बाज, हिरण की खाल, तलवारें, खंजर, खुकरियां, ये सब भी वो लेके गया था। तुजु के जहांगीरी में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी राजा बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके जो पिता थे रुद्रचंद, वो रहे हैं अकबर के समकालीन, और उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में। और अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा, और जहांगीर का समय काल मैच होता है किससे? आपका लक्ष्मी चंद से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्मी चंद ने कुछ लोक कल्याणकारी कार्य किए और कुछ न्याय संबंधी पहले भी इसने की। सबसे इंपॉर्टेंट था कुछ न्याय संबंधी पहलों में, तो उसने 2 कचहरियां शुरू करी थी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, कि इसने 2 कचहरियां शुरू की थी, एक का नाम था न्यू वेली और एक का नाम था बिष्टावली। ये न्यू वेली और बिष्टावली क्या थी, एग्जाम में पूछ सकता है। ये 2 कचहरियां थी और बेसिकली न्याय की कचहरियां थी। जो ये न्यू वेली थी, न्यू वेली कचहरी, ये आम जनता के लिए थी, और जो बिष्टावली कचहरी थी, ये थी आपके जो सैनिक होते थे उनके लिए, यानी सैनिकों के न्याय के लिए बिष्टावली और आम जनता के न्याय के लिए न्यावेली कचहरी की शुरुआत की थी, वो लक्ष्मी चंद ने करी थी। और इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा लक्ष्मी चंद द्वारा अल्मोड़ा में कई बाग बगीचे लगवाए गए। ठीक है, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, बाग बगीचे लगवाए गए, जिसमें नरसिंहवाड़ी, ठीक है, पांडु खोला, कवीना बाग और लक्ष्मीश्वर बाग आदि थे। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 2-4 बाग देकर के और पूछ ले कि अल्मोड़ा में इन बागों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये लक्ष्मी चंद के द्वारा की गई थी। देखिए आप लोग क्या करिएगा, ये पीडीएफ आज कंप्लीट मैं आपको दे ही रहा हूं साथ साथ में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको एक साथ उसमें आगे पीडीएफ बढ़ाता चला जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो अगली पीडीएफ रहेगी उसमें कुछ शासक रहेंगे और साथ ही साथ जो चंदकालीन व्यवस्था है उसकी रहेगी, तो एक पीडीएफ वो हो जाएगी। तो आपके पास 2 पीडीएफ हो जाएंगे, आप इनको निकाल लेना और निकालने के बाद में इनको अपने नोट्स के साथ कंपाइल कर लेना, जैसे भी आप पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि इसने बागों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। ठीक है, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। और आपने जागेश्वर मंदिरों का नाम सुना होगा, जो कि अल्मोड़ा में ही है। कहते हैं कि जागेश्वर मंदिरों को भूमि दान में देने का कार्य भी किया था। तो बागेश्वर के जो बागनाथ मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, ये चीजें देखो फैक्ट इतनी जल्दी तो याद होंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे चंद शासक हैं, तो इनको बारे में आप क्या करिएगा कि नोट्स में रहेगा, तो एग्जाम के समय थोड़ा रिवाइज करके आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने भूमि से संबंधित बहादुरी पुरस्कार प्रदान किए, जिन्हें रोत कहा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो भी लोग बहादुर होते थे, कुछ वीरता का कार्य करते थे, तो उन्हें जो है वो भूमि प्रदान की जाती थी, और जिन्हें क्या कहा जाता था, रोत कहा जाता था। ठीक है, पुरस्कार के रूप में उनको प्रदान की जाती थी भूमि, जिसे रोत कहा जाता था। लक्ष्मी चंद के बाद उसका बड़ा पुत्र दिलीप चंद गद्दी पर बैठा। ठीक है, और दिलीप चंद जो था वो ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु 6 रोग से हो गई थी। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि 6 रोग बेसिकली किस रोग को कहते हैं। ठीक है, और ये किससे होता है 6 रोग, ये आप जरूर बताइएगा। तो लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर बैठा दिलीप चंद, दिलीप चंद के बाद गद्दी पर बैठा विजय चंद, और विजय चंद के बाद गद्दी पर बैठा त्रिमल चंद। ये इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा लक्ष्मी चंद के बाद एकाएक सत्ता परिवर्तित हुई है। तो कौन कौन शासक बने हैं ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी चंद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो दिलीप चंद, और दिलीप चंद के बाद गद्दी पर जो बैठा वो विजय चंद, और विजय चंद के बाद जो गद्दी पर बैठा उस शासक का नाम था त्रिमल चंद। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लक्ष्मी चंद के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब होता क्या है, त्रिमल चंद के बाद में जो अगला शासक गद्दी पर बैठा है उसका नाम है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद एक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में बाज बहादुर चंद से पूछ सकता है। ठीक है, पहली बात,
बाज बहादुर चंद मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन था। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके समकालीन था, शाहजहां के। आपको पता होगा कि जहांगीर के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो शाहजहां बैठा था। तो शाहजहां के समकालीन शासक जो था वो कौन था, आपका बाज बहादुर था। बाज बहादुर ने थल यानी पिथौरागढ़ में एक हतिया देवाल बनाया था, एक मंदिर बनवाया था जिसे हतिया देवाल का मंदिर कहा जाता है। ये पिथौरागढ़ के थल में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाज बहादुर चंद से, इसको ध्यान रखिएगा, 3 स्टार लगा देना। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। आपने राष्ट्रकूटों का नाम सुना होगा। राष्ट्रकूट बेसिकली जो राष्ट्रकूट थे जिनका संस्थापक दंती दुर्ग था, तो राष्ट्रकूटों का एक शासक हुआ है जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा एक मंदिर बनाया गया था जिसे हम जानते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये जो कैलाश मंदिर है, कहते हैं इस कैलाश मंदिर की तरह ही ये हतिया देवाल का मंदिर है, इसलिए उत्तराखंड के इस हतिया देवाल के मंदिर को बेसिकली इसकी तुलना करी जाती है एलोरा के कैलाश मंदिर से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंदिर को एलोरा का कैलाश मंदिर से तुलना करी जाती है, या एलोरा के कैलाश मंदिर के समकक्ष माना जाता है, हतिया देवाल को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस हतिया देवाल मंदिर को बनाने वाला शासक कौन था, तो ये शासक था आपका बाज बहादुर चंद। इसके बारे में इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए हर शासकों का आप कार्यकाल याद नहीं कर सकते और जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूं। यार इतने सारे शासक हैं, आप कहां तक पढ़ेंगे। मेन डाटा मिल जाए, मेन डाटा याद हो जाए, ठीक है, वहां से उतने से हम एग्जाम में क्वेश्चन शायद कर पाएंगे। अगला, शाहजहां ने बाज बहादुर को खलीलुल खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण करने वाली सेना के साथ जाने का निर्देश दिया था। होता क्या है कि शाहजहां का एक अभियान था जो गढ़वाल पर किया गया था, तो उसमें शाहजहां की तरफ से जो गया था उसका नाम था खलीलुल्लाह खां। तो खलीलुल्लाह खां के सपोर्ट के लिए उसने कहा इससे बाज बहादुर चंद से कि भाई आप जो है वो सपोर्ट करिए। और कहते हैं बाज बहादुर चंद ने जो है वो उसके निर्देश पर सपोर्ट भी करी। और कहते हैं कि इस युद्ध में साथ देने के कारण से और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के जो ये था शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को भावर और तराई वाला क्षेत्र प्रदान कर दिया था कि भाई भावर। हालांकि ये भावर और तराई क्षेत्र पहले भी आप देखेंगे कि अकबर के समय पर ये दिया गया था रुद्रचंद्र को, लेकिन बीच बीच में सिस्टम चलता रहा कि कभी मुगलों के अधीन आ गया, कभी मुगलों ने इसे चंद शासकों के अधीन माना, कभी नहीं माना। लेकिन बाज बहादुर चंद के समय पर उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के शाहजहां ने ये भावर तराई वाला क्षेत्र जो है वो किसके अधीन मान लिया था, बाज बहादुर चंद के। और फिर क्या हुआ, इसी बाज बहादुर चंद ने स्थापना करी इसी क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में एक नगर की, और उसका नाम था बाजपुर। तो बाजपुर जो था उसकी स्थापना इसने करी थी। याद करिए अकबर के समय पर भावर तराई क्षेत्र आया था रुद्रचंद के पास, तो उसने एक नगर बसाया था रुद्रपुर। और इसी प्रकार से बाज बहादुर चंद ने एक नगर बसाया है जिसका नाम है बाजपुर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ठीक है, उसे बहादुर की उपाधि दी। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बाज बहादुर चंद यानी बहादुर एक उपाधि है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने प्रदान करी थी, शाहजहां ने प्रदान करी थी। और इसके अलावा एक चीज और कहते हैं कि अपने यहां पर नक्कारा जो है वो एक वाद्य यंत्र है, नक्कारा बजाने की अनुमति भी प्रदान करी थी शाहजहां ने, किसको, बाज बहादुर चंद को। तो 3 बातें याद रखिएगा, भाबर तराई वाला क्षेत्र दे दिया, बाज बहादुर चंद ने वहां पर बाजपुर नगर बसाया, उसके अलावा इसको बहादुर की उपाधि दी, और उसके अलावा अपने दरबार में नक्कारा बजाने की जो अनुमति थी वो भी बाज बहादुर चंद को प्रदान की थी। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहां से महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता होगा कि शाहजहां के बाद में शाहजहां के पुत्रों के बीच आपसी संघर्ष हुआ था सत्ता को लेकर के, और जिसमें एक था आपका दारा सिको। ठीक है, कई सारे थे लेकिन एक दारा सिको मेन था, और उसके अलावा एक औरंगजेब। और जब औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या करी, विभिन्न बहुत सारी लड़ाइयां हुई, ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई हुई और बहुत सारी लड़ाई हुई, खजवा की लड़ाई हुई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। तो बेसिकली औरंगजेब की सेना ने दारा सिको और उसके परिवार का दमन किया। अब दारा सिको का एक पुत्र था जिसका नाम था सुलेमान सिको। तो कहते हैं सुलेमान सिको जो है वो औरंगजेब की प्रताड़ना से यानी उसके द्वारा किए गए दमन से बचने के लिए इधर उधर भटक रहा था, और उसने सुलेमान सिको ने, जो कि दारा सिको का पुत्र था, उसने शरण मांगी थी चंद शासक बाज बहादुर चंद के समय पर। और कहते हैं उस समय पर बाज बहादुर चंद ने जो है वो शरण देने से मना कर दिया था, बोले कि ये स्थान बेहतर नहीं है, और उसको भेज दिया था गढ़वाल की ओर कि भैया आप गढ़वाल की ओर चले जाइए, वहां पर शरण लीजिए।
हालांकि इसमें बाज बहादुर चंद द्वारा ये लिया गया फैसला सही था, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर सुलेमान सिको को शरण दी होती तो खुलेआम जो है वो चंद शासकों द्वारा ये औरंगजेब के लिए एक चुनौती होती, क्योंकि सुलेमान सिको, दारा सिको, सुलेमान सिको यानी पूरा परिवार ये जो था वो कहीं ना कहीं औरंगजेब का दुश्मन था। तो अगर शरण दे दी जाती तो मे भी हो सकता है कि फिर औरंगजेब जो है वो चंद शासक, चंद वंश और इनके साम्राज्य में कुछ ज्यादा विध्वंसक कार्य कर देता। तो इन्होंने शरण नहीं दी, बल्कि उसको भेज दिया कहां, गढ़वाल की ओर। तो आप अब कमेंट में बताएंगे कि उस समय पर गढ़वाल का शासक कौन था जिसने शरण दी थी सुलेमान सिको को। ठीक है, ये आप बताएंगे, बाकी आप नहीं बताएंगे तो मैं इससे नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी करूंगा, और जब हम पवार वंश पढ़ाएंगे तब भी हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाज बहादुर ने तराई भाबर पर अधिकार स्थापित किया था, और इसने तराई की सुरक्षा हेतु एक नगर बसाया था बाजपुर। ये मैं आपको बता चुका हूं, महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर चंद के समकालीन गढ़वाल के शासक महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह थे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मुझे लगता है कि आप अंदाजा लगा पाए होंगे कि जब सुलेमान सिको ने शरण मांगी थी और उसे भेज दिया गया था गढ़वाल की ओर, तो किस शासक ने शरण दी होगी, उस समय पर कौन शासक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं बाज बहादुर चंद के बारे में और कुछ बातें। पहला, बाज बहादुर चंद धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो तो आपको लग गया होगा, हथिया देवाल मंदिर का निर्माण करवाया है, तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, और इसके लिए इसने फिर बहुत कार्य किए। जो लोग भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे उनके लिए बहुत कुछ प्रयास किए। ठीक है, उनके भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए, देखते हैं एक करके क्या किया। यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा को तीर्थ यात्रियों के अनुकूल बनाया, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान करने की कोशिश करी। ठीक है, और 1673 में मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु गूठ भूमि दान दी। अब ये क्या होती थी गूठ भूमि? ये बेसिकली ये भूमि वो होती थी जो मंदिरों को दान में दी जाती थी। इस भूमि से जो पुजारी लोग होते थे वो अपना कुछ आय प्राप्त करते थे, और उस आय का प्रयोग किया जाता था यात्रियों के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्री होते थे, जो यात्रा करते थे, तो उनको मंदिरों में सुविधाएं प्राप्त हो, उसके लिए मंदिरों की आय बढ़ाने के लिए भूमि दान में दी। और बेसिकली इन भूमियों को क्या कहा जाता था? इनको गूठ भूमि कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूठ भूमि प्रदान किसने करी थी? तो किसने करी थी? बाज बहादुर चंद ने करी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को भोजन, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था के लिए बाज बहादुर ने 5 गांवों की मालगुजारी भी प्रदान की। मालगुजारी का मतलब होता है राजस्व के अधिकार। तो वो लोग वहां पर राजस्व वसूल करके उस पैसे का प्रयोग यात्रियों के लिए हो, इसलिए जो है इसने ये भी काम किया था। ठीक है, बाज बहादुर ने तिब्बतियों पर आक्रमण करके ताकल खाल के दुर्ग पर अधिकार किया था। 3 स्टार लगा देना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, तिब्बतियों के खिलाफ आक्रमण किया, और तिब्बतियों के अधीन जो एक दुर्ग था जिसे ताकल खाल कहा जाता था, उस ताकल खाल दुर्ग पर भी अधिकार करने वाला शासक बाज बहादुर था। तो बाज बहादुर के बारे में कुछ ये 7-8 फैक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगला बाज बहादुर के समय की ही एक घटना है, उसी टाइम पीरियड की, और वो है एक वीरांगना की, गढ़वाल की एक वीरांगना जिसका नाम था तीलू रोतेला, या तीलू रोतेली बोल देते हैं। ठीक है, तो तीलू रोतेली के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली था क्या, इस बात को थोड़ा समझिएगा। कहते हैं कि गढ़वाल और चंदों की लड़ाई तो चली रही थी, जो पवार वंश और चंद वंश थी इनकी लड़ाई चली रही थी, लेकिन बीच में इन्वॉल्व थे कत्यूरी भी। और कहते हैं कत्यूरियों का भी संघर्ष जो है वो आपका बना हुआ था, क्योंकि ये छिन्न भिन्न हो गए थे, छिन्न भिन्न होकर के छोटे राज्यों के रूप में स्थापित थे, लेकिन संघर्ष इनका भी बना हुआ था। तो तीलू रोतेली का जो जन्म हुआ था वो 8 अगस्त, ठीक है, सन 1661 को हुआ था। पिता का नाम भूप सिंह था, यानी ये किसकी पुत्री थी? भूप सिंह की। पिता का नाम में भी हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भूप सिंह थे वो गढ़वाल नरेश के प्रमुख सभासदों में से एक थे। जो गढ़वाल नरेश होते थे उस समय, उनके जो सभासद होते थे उनमें से एक थे। और कहते हैं कि जब गढ़वाल और कत्यूरियों के बीच संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में तीलू रोतेली के जो पिता थे, जो भाई थे, वो सब मारे गए थे, जिसके कारण से पूरा घर वीरान हो गया था। तो ऐसे में तीलू रोतेली ने फिर खुद तलवार उठाई कत्यूरियों के खिलाफ और अनेक लड़ाइयां लड़ी। और कहते हैं जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी वो सब लड़ाइयां जीती भी, लेकिन अंतिम रूप से कहते हैं कि धोखे से जब पूर्वी नयार नदी में स्नान कर रही थी तीलू रोतेली, तो उसमें जो है वो एक कत्यूरी
राजू रजवर ने जो है वो उसको मार दिया था, रामू रजवर ने जो है वो उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो भूप सिंह की पुत्री थी जो कि गढ़वाल नरेश के प्रमुख सभासदों में से एक थे। कत्यूरियों से संघर्ष में तीलू रोतेली के पिता और भाई वगैरह जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा तीलू रोतेली ने कलिंगा खाल, ठीक है, बीरो खाल, देघाट, तामाचोन और अनेक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, और इन लड़ाइयों में जो है वो उसने जो है वो कस्तूरी शासकों को शिकस्त दी। लेकिन पूर्वी नयार नदी में नहाते हुए रामू रजवर नामक कत्यूरी ने उसकी हत्या कर दी थी। ये नाम एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऐसी थी एक महान वीरांगना गढ़वाल की, और जिसके कारण से तीलू रोतेला को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तीलू रोतेली को कहते हैं। और चूंकि जन्म 8 अगस्त को हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, तीलू रोतेली की जयंती मनाई जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि तीलू रोतेली के नाम पर एक खास योजना चलती है उत्तराखंड में, और आप लोग बताएंगे कि वो योजना कौन सी है और किससे संबंधित है और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। अगला, इसके बाद में बाज बहादुर चंद के बाद में जो शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम था उद्योत चंद्र। उद्योत चंद से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, भारती चंद के बाद यही एक राजा था जिसने डोटी पर आक्रमण कर वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। समझिए बात क्या है। आपको मैंने बताया था कि भारती चंद्र से पहले के जितने भी शासक थे वो शासक कहीं ना कहीं डोटी राजाओं के अधीन थे। डोटी राज्य जो कि नेपाल में था, जहां मलोका राज था, तो वो उनके अधीन थे। भारती चंद ने पहली बार प्रयास किया था, जो 12 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद में डोटियों को परास्त किया था और उनकी अधीनता से मुक्ति पाई थी, यानी स्वतंत्र रूप से चंद सत्ता स्थापित करी थी। दूसरा ऐसा शासक जिसने यही प्रयास किया और डोटियों को शिकस्त दी, और उस शासक का नाम जो था वो था उद्योत चंद्र। शिकस्त कहने का मतलब है कि जो डोटियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया, और उस जगह का नाम था अजमेरगढ़। तो अजमेरगढ़ जो राजधानी थी ग्रीष्मकालीन, उस पर अधिकार करने का कार्य किसने किया था, उद्योत चंद ने किया था। तो जैसा काम पहले भारती चंद ने किया था वैसा काम आगे चल के किसने किया, उद्योत चंद ने किया था। एक और बात, ये जो सैनिक अभियान था इसमें इसके प्रसिद्ध सेनापति जिनका नाम था हीरू देववा, हीरू देववा। ये पूछ सकता है कि हीरू देववा जो है वो किसके सेनापति थे, तो ये किसके सेनापति थे, आपके उद्योत चंद्र के। तो कहते हैं कि हीरू देववा जो है वो मारे गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कहते हैं कि उद्योत चंद्र ने अपने समय में अपने हाथों से ही अपना राजपाट जो है वो पूरे का पूरा राज्य अपने पुत्र को दे दिया था, और पुत्र का नाम था ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद देखिए चंद वंश में बहुत है, लेकिन आपको कौन से ज्ञानचंद याद रखने हैं, एक मेन ज्ञानचंद और जिसका नाम था गरुड़ ज्ञानचंद, जो फिरोज शाह तुगलक के समय था, FST, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, FST ने ही उसको गरुड़ की उपाधि दी थी, तो एटलीस्ट वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद गद्दी पर बैठ गए उद्योत चंद के बाद ज्ञानचंद। देखिए ज्ञानचंद इधर गद्दी पर बैठे, और उधर मुगलों की अगर हम बात करें तो शाहजहां के बाद में जो उसके पुत्रों के बीच संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में सत्ता आ गई थी औरंगजेब के पास। यानी मैं कह सकता हूं ये जो ज्ञानचंद है ये किसके समकालीन थे, औरंगजेब के, यानी औरंगजेब का समकालीन था। और इसका पूरा समय संघर्ष में बीत गया, कुछ डोटियों के साथ और कुछ गढ़वाल शासकों के साथ। संघर्ष गढ़वाल शासकों से भी हुआ, डोटियों से भी हुआ, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन है एक लड़ाई जो 1703 में लड़ी गई थी, और ये था दुधौली का युद्ध। ये जो दुधौली का युद्ध था 1703 में, ये ज्ञानचंद के समय पर हुआ था, और इस समय पर गढ़वाल का शासक जो था वो फतेहपति शाह था, फतेहपति शाह। हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पवार शासक पढ़ेंगे, तब एक बार और ये संघर्ष आपके बीच में आएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा, दुधौली का युद्ध हुआ था 1703 में, और उस समय पर चंद वंश का शासक ज्ञानचंद था, और जो गढ़वाल वंश का शासक था वो था फतेहपति शाह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में ज्ञानचंद के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ उसका नाम था जगतचंद। जगतचंद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 1-2 पॉइंट। ठीक है, जगतचंद के बारे में, मुगल शासक बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह,
का समकालीन था। एक्चुअली हुआ क्या था कि आप देखेंगे औरंगजेब 1707 में उसकी मृत्यु के बाद में फिर जो शासक हैं वो बहुत तेजी के साथ बदले, उनका कार्यकाल बहुत छोटा छोटा था। तो हुआ क्या, चंद वंश का कोई शासक था तो उसके समय पर अनेक शासक जो है मुगल वंश के बदल जाते थे। तो कहते हैं कि मुगल शासक बहादुर शाह के समय पर जहादार शाह, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह का समकालीन था। जगत चंद के काल को चंदों के इतिहास में सर्वाधिक उत्कर्ष का काल माना जाता है, कहते हैं उत्कर्ष का काल रहा। और इसी कारण से कुछ लोगों ने इसके काल को चंद वंश का स्वर्ण काल कहा है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किसके काल को, चंद वंश के किस शासक के काल को जो है वो चंद वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, जगत चंद के। बस इतनी बात जो है वो ध्यान रखिएगा। 1720 में चेचक के कारण जगत चंद की मृत्यु हो गई है। अभी आपने देखा था पीछे एक शासक जो क्षय रोग से मरा था, ठीक है। उसके बाद में अब एक शासक जिसकी मृत्यु हुई है चेचक के कारण से, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हो गई, कहते हैं जगत चंद के समय तक चंद काल, जो चंद वंश था वो फल फूल रहा था, बढ़ रहा था, साम्राज्य बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छा चल रहा था। लेकिन अब यहां से धीरे धीरे अवनति शुरू हो गई, क्योंकि चंद जो दरबार था वो धीरे धीरे षड्यंत्रों का केंद्र बनने लगा, उसमें हस्तक्षेप बढ़ने लगा, ठीक है। अब जगत चंद के बाद क्या होता है, जगत चंद के बाद जो गद्दी पर अगला शासक बैठता है वो है देवी चंद। महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि इसने कुछ बड़ा किया है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ नहीं किया है। विलासी शासक है, लेकिन विलासी शासक जो कहा जाता है वो बीणा चंद को कहा जाता है। लेकिन इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो कोई योजना सफल नहीं हो पाई। तो कहते हैं कि इसने विक्रमजीत बनने के लिए अपना पूरा धन लुटा दिया, राजस्व खाली हो गया। इसके अंदर जो एक गुण दिखाई देते हैं ये उसकी तरह दिखाई देते हैं जो तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे प्रयोग किए थे। मुगल अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक एमबीटी सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके जितने प्रयोग थे सब विफल थे। उसने राजधानी परिवर्तित करी, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया, विफल हो गया। उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, विफल हो गया। उसने खुरासान कराची अभियान किए, लगभग विफल ही रहे। तो जितने काम किए उसने विफल रहे। सेम वैसा ही देवी चंद के साथ था। देवी चंद के द्वारा जो काम किए गए वो सब विफल रहे, और इसलिए इसे इतिहासकारों ने क्या कहा है, चंद वंश का एमबीटी कहा है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक कहा है। इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना, 3 स्टार इस बात पे लगा देना कि किस शासक को चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, एमबीटी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, देवी चंद को। पूरा राजस्व खाली हो गया था इसके समय पर। बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि उसने दाऊद खां नामक अफगान को सेनापति नियुक्त किया था। इस पे भी 3 स्टार लगा देना। ये चंद वंश का कौन सा शासक था जिसने दाऊद खां यानी एक अफगान को अपना सेनापति बनाया था, और उसका नाम था आपका ये देवी चंद। तो देवी चंद को एमबीटी कहा जाता है, बट उससे ज्यादा और कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा आपके लगभग 54 शासक हो चुके हैं और ज्यादा नहीं है, मेन 3, 4, 5 शासक पढ़ने हैं। चंद वंश जो है वो आपका फिर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमें चंद व्यवस्था की बात करनी है। देखिए करने के लिए तो मैं इसे समाप्त एक बार में भी कर सकता हूं, लेकिन रीजन वहां पर वही होगा, याद नहीं होगा उतना फायदा क्या है। छोटे छोटे क्लास रहेंगी तो आप उसे बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में। अब हम बात करनी है क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हमने आज शुरुआत करी है आज लक्ष्मीचंद से, ठीक है, यानी रुद्रचंद के बाद से। तो हम जो क्वेश्चन भी लेंगे वो वहीं से लेंगे। मुझे लगता है कल वाली क्लास में लगभग हमारे क्वेश्चन 17 तक हो गए थे, ठीक है। हाँ ये मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 16वां, ठीक है, नहीं ये भी हो गया था, 17वां भी हो गया था, ठीक है, और 18वां भी हो गया था भाई, ठीक है। आज है क्वेश्चन 19। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। बताइए किसे कहते हैं। लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, शक्ति गोसाई को कहा जाता है, रुद्रचंद को कहा जाता है, देवी चंद को कहा जाता है। देवी चंद तो मैंने अभी पढ़ा है, इसको एमबीटी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं, शक्ति गोसाई को, जो कि जन्मजात अंधा था, यानी जन्मान था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राजा को लखुली विराली कहा जाता है। यह भी मैं चर्चा कर चुका था। लखुली विराली यानी एक डरपोक शासक। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय चंद वंश का शासक लक्ष्मीचंद था, उस समय गढ़वाल वंश का शासक मानशाह था। आपसी संघर्ष हुआ, 7 लड़ाइयों में लक्ष्मीचंद पराजित हुआ, 8वें में सफलता मिली थी। लेकिन एक लड़ाई में कहते हैं कि टोकरी में छिपकर आया था और इसलिए इसे ये खिताब दे दिया गया।
ठीक है। तो लखुली बिराली बेसिकली किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉरी, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा असत्य है? ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। असत्य है तो असत्य चुनना है। पहला, लक्ष्मीचंद गढ़वाल शासक मानसाहा का समकालीन था। सही बात है भाई। सियालबुंगा के किले को गीदड़ का महल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं लक्ष्मीचंद ने वो यहीं से लड़ी हैं, और वो डरपोक शासक था इसलिए कहा जाता है। लक्ष्मीचंद और मानसाहा के मध्य लगातार 7 युद्धों में लक्ष्मीचंद की हार हुई एवं 8वें युद्ध में लक्ष्मीचंद को सफलता मिली। यह भी सही है। अगला, चंद सेनापति खतर सिंह द्वारा गढ़वाल शासकों पर विजय के उपलक्ष्य में खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। देखिए यहां पे गलत है, चंद सेनापति, तो खतर सिंह चंद्र सेनापति नहीं थे, गढ़वाल सेनापति थे। और दूसरी बात यह है कि ये युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ये सही बात है कि मरने के उपलक्ष्य में जो है वो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि खतड़वा ने विजय हासिल करी थी, जो खतर सिंह थे उन्होंने विजय हासिल करी थी, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी डी जो है वो आपका गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, भरत कवि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो भरत कवि आपने शायद पढ़े नहीं है, लेकिन आपने अभी एक शासक के बारे में सुना होगा, लक्ष्मीचंद के बारे में। मैंने आपसे कहा था लक्ष्मीचंद्र और गढ़वाल शासक मानसाहा के समय पे लड़ाइयां चली। ठीक है, 8 युद्ध हुए, और जो मानसाहा थे गढ़वाल के शासक, उनके समय पर थे भरत कवि, और भरत कवि के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मानोदय काव्य, जिससे हमें पता चलता है मानसाहा और लक्ष्मीचंद के बीच के इस संघर्ष के बारे में। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला, भरत कवि की रचना मानोदय काव्य है, यही वाला सही है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, 3 स्टार लगा देना कि मानोदय काव्य किसकी रचना है? भरत कवि की। भरत कवि लक्ष्मीचंद के दरबारी कवि थे? नहीं भाई साहब, लक्ष्मीचंद के नहीं थे, बल्कि मानसाहा के थे। ययाति चरित्रम इनकी एक पुस्तक रचना है? नहीं भाई, ययाति चरित्रम किसकी है? रुद्रचंद्र की है। ठीक है, मैं बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, भरत कवि को चंद वंश के अधीन दरबारी कवि का संरक्षण प्राप्त था? नहीं, इसको गढ़वाल शासकों के अधीन था, ना कि चंद वंश के। तो ऐसे में क्वेश्चन जो है वो ये वाला तो गलत हो गया। कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। तो जो क्वेश्चन है वो पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, तुजू के जहांगीरी में जहांगीर की आत्मकथा है, किस चंद शासक को धनी राजा बताया गया है? मैंने आपसे बात करी थी कि जिस प्रकार से अकबर से भेंट करी थी रुद्रचंद ने, वैसे ही जहांगीर तुजू के जहांगीरी में कहता है कि उसका पुत्र लक्ष्मीचंद जो है उसने भी भेंट करी थी जहांगीर से। तो किसको बताया होगा उसने धनी राजा? लक्ष्मीचंद को। तो आंसर क्या होगा? सी, यानी लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट, न्योवेली व विष्टावली थी, क्या थी भाई? न्योवेली और विष्टावली इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा देना। ठीक है, तो ये क्या थी? न्याय की कचहरियां थी, और मैंने आपको बताया था न्योवेली आम जनता के लिए और विष्टावली जो सैनिक होते थे उनके लिए। तो न्याय की कचहरियां थी, इसमें आम जनता का और इसमें सैनिकों का न्याय होता था। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है, लक्ष्मीचंद के पश्चात शासकों का सही क्रम था? तो मैंने आपसे बताया भी था, ये पूछ सकता है। तो देखिए, लक्ष्मीचंद, उसके बाद दिलीप चंद, उसके बाद विजय चंद, उसके बाद त्रिमल चंद। पहला वाला सही है। लक्ष्मीचंद के बाद गद्दी पर बैठा था दिलीप चंद, जिसकी मृत्यु हो गई थी क्षय रोग से। उसके बाद विजय चंद, उसके बाद त्रिमल चंद। तो ये जो है वो आपका सही है। उसके बाद बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा था। तो ये 1 2 3 जो पहला वाला है वो आपका सही होगा, यानी इसका आंसर होगा ये। इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थल में हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हथिया देवाल मंदिर, इसकी तुलना किससे करी जाती है? एलोरा के कैलाश मंदिर से करी जाती है, जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और बेसिकली इसका निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने। यह वही शासक है जिसने मानसरोवर यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि दान में दी थी, और बहुत सारे कार्य इसने किए थे। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, बाज बहादुर चंद। और बाजपुर नगर को भी इसने ही बसाया था। किसे चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है भाई? कौन से शासक को एमबीटी कहा जाता है चंद वंश का? ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, भारती चंद को, सॉरी, बीड़ा चंद को कहा जाता है बिलासी शासक। ठीक है, देवी चंद को कहा जाता है एमबीटी, इसे कहा जाता है एमबीटी। भारती चंद वो था जिसने सबसे पहली बार डोटियों से स्वतंत्र कराया था चंद सत्ता को। ठीक है, और कीर्ति चंद वो था जिसके समय पर शुरुआत हुई थी
चंद और गढ़वाल शासकों के बीच लड़ाई की, और कहते हैं कीर्ति चंद ने ही सबसे पहली बार आक्रमण किया था। और आपको बताना है कि जब कीर्ति चंद ने आक्रमण किया था तो उस समय गढ़वाल का शासक कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो आपका ये था। इसके अलावा इसमें इतने ही क्वेश्चन थे जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है, चर्चा करनी थी। देखिए मैं फिर से कहा, मैं छोटी क्लास से इसलिए लेकर के आ रहा हूं जिससे कि आप उसे देख के थोड़ा समझ भी जाएं, क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत सारे शासकों के नाम एक जैसे हैं, जल्दी से याद भी नहीं होंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लास हम करके आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि लेखपाल पटवारी के लिए हमारा जो है वो बैच चल रहा है पेड कोर्स नालंदा एजुकेशन ऐप पर, और कल से वो बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको ये सभी क्लासें उत्तराखंड की, जीएस की, रीजनिंग की, हिंदी की उसमें मिल जाएंगी। और फीस भी बहुत कम रखी है। पूरे कंप्लीट कोर्स जो कंप्लीट बैच है उसकी फीस जो है वो अप्रोक्स 1000 रखी गई है, 1000। तो आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। देखिए प्रोवाइड तो हम उसको फ्री भी करा सकते थे, लेकिन आप देखिए जब टीचर पढ़ाते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, मेंटेनेंस भी होता है। जितनी कोशिश हो पाएगी हमसे उतना हम आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। लेकिन साथ में कुछ चीजें होती हैं वो भी करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आप सोचिए लगभग 200 क्लास हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे, और 1000 को आप देखें तो लगभग 5 रुपए पर क्लास आपको खर्च बैठेगा, जो कि एक क्लास बनाने में टीचर को मेहनत लगती है वो उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप भी कुछ चीजों को समझिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा। आगे मिलते हैं अगली सीरीज में हम। ओके, बाय बाय।